हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन चैप्टर। देखिए कुछ टाइम पहले मैंने हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन चैप्टर का फ्लो चार्ट आपके साथ शेयर किया था। हमने 4 फ्लो चार्ट पढ़ा था। बेसिकली हेलो एल्केन जिसे अल्काइल हैलाइड कहते हैं उसका अलग से और हेलो अरीन्स का अलग से। तो फ्लो चार्ट आपने याद कर लिया है। आई एम श्योर आपने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे अच्छे से आपने उसको याद कर लिया होगा। तो वो पार्ट हुआ रिएक्शन का। देखिए फ्लो चार्ट जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। और आप वहाँ से फ्लो चार्ट पक्का देख लेना, बिकॉज अगर एक बार आप फ्लो चार्ट देख लेते हैं तो आपका सारा रिएक्शन एक साथ कवर हो जाएगा। अब आ जाते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पार्ट में। देखिए आज मैं आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवाने वाली हूँ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स के, ठीक है। तो मैंने ना बहुत सारी सोर्सेज से अलग अलग जगह से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, वो किसी ना किसी तरीके से आते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ इंपॉर्टेंट ही रहती है, ठीक है। जैसा मर्जी आपका एग्जाम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इसके मैं आपको समझाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन की शीट पोस्ट कर दूंगी, डाउनलोड लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से शीट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ क्वेश्चन लिखूंगी नहीं, यहाँ क्वेश्चन आपके पास एक पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप क्वेश्चन देखते रहना और साथ साथ मैं आपको समझाती रहूंगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन। आपको पहले क्वेश्चन में CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I आपको ये मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। अच्छा, एक और मैं चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आपको NCERT के भी मिलेंगे। तो अगर आप हेलो एल्केन की NCERT पढ़ने वाले हैं और उसके क्वेश्चन करने वाले हैं तो एक वीडियो देख लो एक बार, क्योंकि इसमें आपके मोस्टली NCERT के क्वेश्चन भी मोस्टली नहीं, मतलब काफ़ी सारे NCERT के क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। तो आपको जो है फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे क्वेश्चन समझ आ जाएगा। चलिए जी, आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं और आपको डाइपोल मूवमेंट के हिसाब से इन्हें अरेंज करना है, ठीक है। देखिए अब ना यहाँ पर एक बात समझिए कि डाइपोल मूवमेंट जो होता है ना वो चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है बेसिकली। मतलब क्या चार्ज है, चार्ज को आप पोलैरिटी भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल या बॉन्ड की पोलैरिटी कितनी है ना, और एटम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। देखिए अगर आप वैसे चेक करते हैं, अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो होता है, अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि सारे हैलोजन सेम ही हैं। और सॉरी, नोटिस करो कि यहाँ पे सब हैलोजन्स हैं, ग्रुप 17 के मेंबर हैं। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। इस हिसाब से इसकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। ऑल्दो सारे बॉन्ड पोलर हैं बिकॉज सब में ही हैलोजन लगी हुई है। हैलोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो इस हिसाब से तो सबकी पोलैरिटी अच्छी है। पर अगर आप फिर भी देखें डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो देखिए द थिंग इज कि क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होगा दैट विल बी द मोस्ट पोलर बॉन्ड, और पोलैरिटी ज़्यादा होती है तो डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है। जनरली हम चार्ज वाला फैक्टर कंसीडर करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो चार्ज के हिसाब से या पोलैरिटी के हिसाब से CH3F शुड हैव द हाईएस्ट डाइपोल मूवमेंट। तो एक्चुअल ऑर्डर तो ये होना चाहिए, मतलब अगर आप देखें तो, बट ऐसा है नहीं, एक्चुअल ऑर्डर ये नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार दोबारा ऐसे कर देती हूँ, वरना आपको लगेगा कि यही शायद आंसर है। एक्चुअल ऑर्डर ये नहीं है, बट इज एक्चुअल ऑर्डर। द थिंग इज कि CH3F का चार्ज तो बहुत ज़्यादा है बट इसका डिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि अगर आप साइज चेक करें तो फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। अब क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसीलिए कार्बन फ्लोरीन का जो डिस्टेंस है वो भी बहुत कम है, बिकॉज द स्मॉलर द साइज स्मॉलर विल बी दी बॉन्ड लेंथ। आपको पता होगा बॉन्ड लेंथ और साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्योंकि फ्लोरीन छोटा है, कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम है, इसीलिए डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम होने की वजह से डाइपोल मूवमेंट इसका कम हो जाता है। तो जो एक्चुअल ऑर्डर आता है वो आता है CH3Cl। अब आप नोटिस करो कि CH3F ना दूसरे नंबर पे चला गया, है ना। तो इस बार क्लोरीन ने बाजी मार ली, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई CH3F का डाइपोल मूवमेंट कम क्यों आ गया, इसका तो ज़्यादा आना चाहिए बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो द आंसर इज कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज है। फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने की वजह से द बॉन्ड लेंथ इज स्मॉल एंड हेंस स्मॉल डाइपोल मूवमेंट, इसीलिए ये थोड़ा सा पीछे चला गया एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ओके, नाउ अगला आपके पास है
CH3OH। अच्छा, अगले मॉलिक्यूल में आपको अगले में क्वेश्चन में आपको अरेंज करना है इनका रिएक्टिविटी टुवर्ड HBr। अब अगर आपने पढ़ा हो चैप्टर हेलो एल्केन, तो उसमें आपको पता होगा कि रिएक्टिविटी जो होती है ना, देखो HBr एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बहुत सिंपल सी बात है कि अल्कोहल को जब आप HBr के साथ मिलाते हैं तो यहाँ पे बनता है RBr, जो इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पे। तो एक चीज़ आपने नोट करनी है क्या, कि जो रिएक्टिविटी यहाँ पे होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन देता है, रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। और आपको अगर पता हो कि कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो जब आप यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ बॉन्ड तोड़ा, तो बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। सिमिलरली बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन कहाँ बनाना है? कार्बोकेटाइन आपने बनाना है अल्फा कार्बन पे। अभी अल्फा कार्बन क्या है? देखो, अल्फा कार्बन का मतलब होता है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके साथ वाली कार्बन। अब फंक्शनल ग्रुप तो OH है, तो उसके साथ वाली कार्बन ये रही, तो दैट इज अवर अल्फा कार्बन। OH के साथ वाली कार्बन अगेन अल्फा, OH के साथ वाली कार्बन अगेन अल्फा। तो अगर आप इनकी डिग्री चेक करें, आई थिंक इट इज CH3 CH2 है, सॉरी, पर चलो फिर भी, तो दिस वन इज अल्फा कार्बन, है ना। तो द थिंग इज कि अब कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा जहाँ पर अल्फा कार्बन होती है, तो कितने डिग्री होगी इसकी? 1 2 3। अगर आपको नहीं पता तो मैंने कार्बोकेटाइन की डिग्री चेक करने का एक वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से या मेरे चैनल पे जाके, अगर आपको नहीं पता कार्बोकेटाइन क्या होता है। तो देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ बनेगा दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, दैट विल बी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दैट विल बी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो जितना ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा? कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी पे। तो इस तरफ रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि इस तरफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज करता है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आई मीन फर्स्ट का सी पार्ट, CH3Cl CH3CH2Cl CH3CH2CH2Cl। ओके, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करना है। देखिए सारे ही RX हैं, सारे अल्काइल हैलाइड हैं। अगर सारे सेम हो, सेम का मतलब है कि अगर सब सेम टाइप के कंपाउंड हो, दे ऑल आर अल्काइल हैलाइड, तो सेम टाइप के कंपाउंड में आपको कैसे चेक करना है? बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर सारे अल्काइल हैलाइड हैं या सारे एल्डिहाइड हैं, सारे कीटोन हैं, सब एक जैसे हैं, तो उस केस में आपने सिंपल सी बात लगा लेनी है क्या, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा द साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। क्योंकि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का साइज होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस उतनी ज़्यादा होती हैं। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, या बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड वैन डर वाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप साइज की बात करें कि क्लोरीन तो क्लोरीन ही रहेगा, तो उसका तो साइज सेम ही रहने वाला है। पर यहाँ पर आपके पास चेन का साइज चेंज हो रहा है। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन, यहाँ 2 कार्बन की चेन, यहाँ 1 कार्बन की चेन। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्या होगा? साइज इंक्रीज करेगा मॉलिक्यूल का, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज करेगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी। बॉइलिंग पॉइंट आपने अरेंज करना है CH3 CH2 CH2Cl। ओके, अगेन अगर आप नोटिस करें तो ये सारे अल्काइल हैलाइड है। मैंने आपको भी बताया अल्काइल हैलाइड के अंदर या किसी भी जो मॉलिक्यूल जब सेम होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए आप चेक करते हैं उनका साइज। तो इसका साइज कैसे पता करें? एक बार ना, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ना समझ आ रहा हो मॉलिक्यूल का क्या करना है क्या नहीं करना है, एक बात कर दो, उसका स्ट्रक्चर ओपन कर दो। जब आप स्ट्रक्चर ओपन करते हैं आपको फंक्शनल ग्रुप समझ आते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगा क्या करना है आगे। तो बहुत सिंपल सी बात है पर बहुत यूजफुल है। ये तो पहले ही खुला है, इसको तो क्या ही खोलें। तो CH3 CH2 CH2 CH2Cl सिंपल लिख देते हैं। अब CH3 2 टाइम्स है तो इसे ऐसे लिखेंगे CH3 CH CH3 CH2Cl।
और ये 3 टाइम है तो 3 टाइम ऐसे लिखा जाएगा, और सॉरी CCl। कभी भी CH3 एक लाइन में नहीं आता। अगर आप सोच रहे हैं कि भैया 3 CH3 ऐसे लगा देते हैं, नो इट्स रॉन्ग, क्योंकि CH3 हमेशा एंड पे आता है, तो 3 एंड बनाने पड़ेंगे 3 CH3 के लिए, और CCl। अब देखो द थिंग इज कि मॉलिक्यूल में 4 ही कार्बन है, 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन। द थिंग इज कि 4 कार्बन तो है मगर ब्रांचिंग हो रही है, जैसे यहाँ पे सिंगल चेन, यहाँ पे एक ब्रांच और यहाँ पे 2 ब्रांच। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल छोटा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ब्रांचिंग की वजह से वो छोटा हो जाएगा ना, चेन छोटी हो जाएगी। तो ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी तो साइज डिक्रीज करेगा, ब्रांचिंग इंक्रीजेस देयरफॉर साइज डिक्रीजेस, देयरफॉर वॉल्यूम पॉइंट डिक्रीजेस, बिकॉज मैंने आपको साइज और वॉल्यूम पॉइंट का रिलेशन अभी बताया था, डायरेक्ट होता है। तो ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो होगा साइज में, सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग जहाँ हो रही है उसका वॉल्यूम पॉइंट सबसे कम होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई पार्ट। आपको डाइक्लोरोबेंजीन दिए हुए हैं और आपने इनका मेल्टिंग पॉइंट बताना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगर मैं आप इनका नाम देखें तो दे ऑल आर डाइक्लोरोबेंजीन्स, बट द ओनली डिफरेंस इज कि ये एक ऑर्थो पे है, एक दूसरे का 1-2 बोलो या ऑर्थो बोलो। तो दिस ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज 1-3 पे है तो 1-3 पे बोलते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये 4 पे है 1-4 पे तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आप नाम इनके लिखते रहना साथ साथ, ठीक है। आपसे मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करती है? देखिए हर पॉइंट ना किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, हर फैक्टर, हर प्रॉपर्टी किसी चीज़ पे डिपेंड करती है। तो अगर आप वो प्रॉपर्टी समझना चाहते हैं तो पहले आपको उसका फैक्टर समझना पड़ेगा कि ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, देखिए मेल्ट किसको करोगे आप? सॉलिड को मेल्ट करोगे ना। अब सॉलिड में पैकिंग होती है, मॉलिक्यूल पैक्ड होते हैं, या तो अच्छी तरीके से या बुरी तरीके से, व्हाटएवर। तो ऑब्वियसली जितना बढ़िया तरीके से पैकिंग होगा मॉलिक्यूल के अंदर, सॉरी लेटिस के अंदर, मॉलिक्यूल जितने बढ़िया तरीके से पैकिंग होंगे, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर इज द पैकिंग एफिशिएंसी, मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। अब एक सिंपल सी बात है कि पैकिंग एफिशिएंसी कब ज़्यादा होगी? तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा। मान लीजिए कि आपको कुछ ये चीज़ पैक करनी है, ये चीज़, ये क्यूब है कोई या रेक्टेंगल आपको पैक करना है, तो ये ज़्यादा अच्छे से पैक होगा बिकॉज सिमेट्रिकल है ना। अगर आपको कुछ ऐसे रैंडम पैक करना होता तो नहीं, अच्छे से नहीं पैक होता बिकॉज ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो जितना ज़्यादा सिमेट्री होती है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग एफिशिएंसी पे, कि कितना एफिशिएंटली पैक्ड है, और पैकिंग एफिशिएंसी डिपेंड करती है मॉलिक्यूल की सिमेट्री पर। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल कितना है, सिमेट्री। तो देखो सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अब आपको इतना पता चल ही गया होगा कि सब में सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल कौन है? इन सब में सबसे सिमेट्रिकल है पैरा। तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। क्यों हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज इट इज दी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, मोस्ट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होने से इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बढ़िया हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इन दोनों का कंपेरेबल है बिकॉज दोनों ही सिमेट्रिकल नहीं है, तो कोई खास फर्क इनमें है नहीं, तो इनका कंपेरेबल है। पर आप पैरा पे ध्यान दीजिए कि पैरा का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है बिकॉज ऑफ द मोस्ट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। नाउ इसी मॉलिक्यूल के अंदर आगे पूछा है वो डाइपोल मूवमेंट। ओके देखो नेक्स्ट वी हैव डाइपोल मूवमेंट। तो आपके पास अगेन सेम मॉलिक्यूल है, ऑर्थोक्लोरो, ऑर्थो, मेटा और पैरा। डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की पोलैरिटी में, मॉलिक्यूल कितना पोलर है। अब ध्यान से देखना, अब आपको नॉर्मली पता होगा कि जब भी किसी आप बॉन्ड की बात करते हैं तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आप लगाते हैं। डाइपोल का एक डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन हमेशा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो डाइपोल आप एक फोर्स की तरह समझिए जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। अब देखो क्लोरीन तो पार्शियल नेगेटिव होगी बिकॉज हेलोजन है, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन आपके पास ये पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे जो डाइपोल की डायरेक्शन है हमेशा की तरह पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। तो एक आपके पास डाइपोल यहाँ जा रहा है और एक यहाँ जा रहा है बिकॉज दोनों डाइपोल सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं।
तो आप इसे लिखेंगे इक्वल एंड ऑपोजिट डाइपोल कैंसल ईच अदर। इक्वल और ऑपोजिट डाइपोल है इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसीलिए ओवरऑल डाइपोल क्या आएगा, कैंसिल ईच अदर। देयरफॉर डाइपोल मोमेंट ओवरऑल कितना होगा, 0। तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम है बिकॉज ऑफ द कैंसलेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इन दोनों में, तो देखो इन दोनों में इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है बिकॉज दो बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस कम है। जब दो फोर्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है, एंगल कम होता है, तो वो ऐड ज्यादा हो जाती है। तो एक यहाँ डाइपोल लग रहा है, एक यहाँ, पर इसका ज्यादा होगा बिकॉज ये नजदीक है आपस में। और फिर इसका है कैंसिल, तो देखो नहीं हो सकता है पर थोड़ा दूर है, तो डाइपोल मूवमेंट इस तरफ क्या करेगा, डिक्रीज। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट जी। among these isomers of dichlorobenzene which one is the least soluble in water। देखो वाटर में जो solubility होती है, solubility in water, वो डिपेंड करेगी कि मॉलिक्यूल कितना पोलर है। solubility in water is directly proportional to the polarity of the molecule, very simple। अब आपने 3 आइसोमर पढ़े और आपको पता है कि जब आपने पैरा वाला ड्रॉ किया था तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 आया था, है ना। अब क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है तो यानी कि इट इज़ नॉन पोलर, इसकी पोलैरिटी सबसे कम है, इट इज़ अ नॉन पोलर या लीस्ट पोलर। तो लीस्ट पोलर भी लिख सकते हैं, नॉन पोलर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। इट इज़ अ लीस्ट पोलर और एक्चुअली इट इज़ अ नॉन पोलर वैसे। तो क्योंकि ये लीस्ट पोलर है तीनों में, तो पोलैरिटी कम होगी तो वाटर में सोल्युबिलिटी भी कम होगी, देयरफॉर लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर, इसीलिए पानी में सबसे कम सोल्यूबल होगा। ओके, चलिए वाई हेलोरिन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल। हेलोरिन फिनोल से क्यों नहीं बना सकते। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ पहले से रिलेटेड, कि ना एक रिएक्शन होता है जिसमें अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनता है। वेरी सिंपल रिएक्शन, वेरी इजी, कुछ नहीं करना आपने। मान लीजिए आपने HX ले लिया कोई, तो ये OH और H आपस में निकल जाएगा और RX बन जाएगा, वेरी सिंपल। तो अल्कोहल से तो अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं आप, इट्स वेरी इजी, बट आप फिनोल से अल्काइल हैलाइड क्यों नहीं बना सकते। मतलब ये सेम रिएक्शन आप यहाँ लगा दो ना, क्या दिक्कत है। मतलब फिनोल में अगर आप HX लगा दें तो भी तो ऐसा हो जाना चाहिए कि भाई ये हेलोरिन बन जाए और ये वाटर निकल जाए, क्या दिक्कत है। दिक्कत है, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, दिक्कत ये है। देखो दिक्कत ये है कि जो हमारी फिनोल होती है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, मतलब ये रेजोनेंस शो करती है। फिनोल अंडरगो रेजोनेंस। अब ना रेजोनेंस चेक करने का, देखिए अगर आप, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि रेजोनेंस हो रही है वहाँ की नहीं हो रही, आपको पता होना चाहिए, है ना। और रेजोनेंस कैसे चेक करते हैं, प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट, उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी। ग्रुप पे नहीं, आई एम सॉरी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पोस्ट कर दूंगी, आप देख लेना। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको आना चाहिए पहले ना। अब देखो तो वहाँ से देख लेना। अब पाई अल्टरनेट लोन पेयर है तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जाती है। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यहाँ दे देता है और ये यहाँ। तो जब आप इसे आगे चलाते हैं फर्दर तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है और ये नेगेटिव चार्ज आता है। अब इस डबल बॉन्ड में अब यहाँ पे क्या हो गया है कि कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ गया। देखिए पहले तो आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आराम से तोड़ रहे थे बिकॉज सिंगल था, इट इज अ सिंगल बॉन्ड, सिंगल CO। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अब ये बॉन्ड नहीं टूट सकता बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो फिनोल से हेलोरिन इसलिए नहीं बना सकते बिकॉज फिनोल अंडरगो रेजोनेंस एंड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एंड हेंस डिफिकल्ट टू ब्रेक। बॉन्ड तोड़ना अब मुश्किल हो जाएगा, डबल बॉन्ड तोड़ना इज नॉट इजी ना, बिकॉज सिंगल बॉन्ड तो आप फिर भी तोड़ लेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, बॉन्ड नहीं टूट सकता आसानी से, इसलिए इसे बनाना इज डिफिकल्ट। Now, question number 4 is why direct iodination of benzene is not a useful method for the preparation of iodobenzene reaction। क्या मतलब है क्वेश्चन का, कह रहे हैं आप बेंजीन का आप ऐसे नहीं कर सकते कि बेंजीन में डायरेक्ट आयोडीन ऐड करी और आयोडोबेंजीन बना दिया। नो, इट इज नॉट अ यूजफुल मेथड। डायरेक्ट आयोडोबेंजीन आप नहीं बना सकते। देखिए पहले तो आप बात समझिए कि यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से I निकलेगा, तो HI बनेगा, एक आयोडीन बचेगा वो आप इसके सर पे लगा देंगे, तो ये तो आपके पास रिएक्शन होगी। आई थिंक रिएक्शन दिख नहीं रही है, मुझे नीचे लिखनी चाहिए, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। बेंजीन, आयोडीन, 2 आयोडीन है, एक आप बेंजीन का H निकालो, आयोडीन के साथ ले जाओ, HI बना दो, एक आयोडीन बचेगा उसको बेंजीन के सर पे लगा दो, मतलब बेसिकली आयोडोबेंजीन बना दिया। ये यूजफुल रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, दिक्कत आयोडीन बेंजीन की नहीं, वो तो ठीक है बेचारा, दिक्कत इस HI की है। क्यों? HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है,
आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी के लिए देख लीजिए। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये जो आइडोबेंजीन बनी है इसको वापस बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, आइडोबेंजीन को दोबारा बेंजीन बना देगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है बनाने का, इट्स नॉट अ यूजफुल मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 5 आई मीन क्वेश्चन नंबर 5 इसी से रिलेटेड है। Why HNO3 और HiO3 is used in the preparation of आइडोबेंजीन from बेंजीन। कहने जब आप आइडोबेंजीन से बेंजीन से आइडोबेंजीन बनाते हैं तो आप HiO3 क्यों लेते हैं? देखिए इसी रिएक्शन में HiO3 का क्या फायदा लेने का। HiO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओके। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करता है, Hi की ऑक्सीडेशन कर देता है, देयरफॉर Hi को ये कन्वर्ट कर देता है I2 में, क्योंकि अगर आप देखें -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रही है। तो HiO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कन्वर्ट Hi टू I2। अब Hi अगर होगा ही नहीं तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड कैसे जाएगा, मतलब जो आफत है ना उसी को हटा दिया हमने, खत्म कहानी, ठीक है। इसीलिए Hi3 जो है HiO3 हम यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 6, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, जो चैप्टर है हमारा हेलोल्कीन, इसका काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। अल्काइल हैलाइड इज पोलर येट इनसोल्यूबल इन वाटर। अल्काइल हैलाइड पोलर होते हैं, हाँ आपको पता होगा। RX पोलर कंपाउंड होते हैं बिकॉज पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पोलर होते हैं। हमारे वाटर पोलर होते हैं, हाँ भाई वो तो बहुत ही अच्छे पोलर होते हैं। आपको याद होगा वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये रहा वाटर और ये दूसरा वाटर है, ठीक है। अब वाटर में क्या हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, अब वाटर में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी खासी है, लाइक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये, ओके। अब अल्काइल हैलाइड भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, फिर भी वाटर इसके साथ मिक्स नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल में पहले से ही बहुत अच्छी अट्रैक्शन चल रही है ना। अब अल्काइल हैलाइड और वाटर जब मिक्स होते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती कि इस भाईचारे को तोड़ सकें, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर सकें। अंग्रेजी में बोलूँ तो the energy released from the alkyl halide and water is insufficient to break the hydrogen bonding already present in a water molecule, hence they are insoluble। अब ये भाई ऐसा alkyl halide तभी तो उसके साथ मिक्स होगा वाटर के साथ जब वो वाटर के बीच के भाईचारे को या वाटर के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर पाएगा, जो वो नहीं कर पाता, ठीक है, इसीलिए insoluble हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। आई थिंक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। वैसे मुझे याद आज थोड़ी मेरी कमजोरी है, पर फिर भी आपने इनका डाइपोल मोमेंट अरेंज करना है। देखिए 3 मॉलिक्यूल है, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, इनका डाइपोल मोमेंट अरेंज करना है। तो पहले तो आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब CHCl2 ऐसा होता है CH2 और Cl2, तो ये हो गया है ना टेट्राहेड्रल लेवल से, पर अब 3D में तो नहीं बना सकते ना, तो यही है। CHCl3 एक H है 3 क्लोरीन है, CCl4। अब मैंने आपको भी बताया था कि डाइपोल की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लोरीन यहाँ नेगेटिव पार्ट है। भाई देखो क्या हो गया, चलिए क्लोरीन यहाँ नेगेटिव पार्ट है पता आपको, और हमारा कार्बन पॉजिटिव पार्ट है, तो डायरेक्शन आएगी एक ये। तो एक डाइपोल यहाँ लग रहा है जिसको ये वाला कैंसिल कर रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल ईच अदर। एक यहाँ लग रहा है जिसको ये कैंसिल कर रहा है। तो द थिंग इज कि चारों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसीलिए इनका डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका तो भैया 0 हो गया। अब इधर आ जाओ, अब ये और ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऑपोजिट है ना। तो क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, पर इसको कौन कैंसिल करेगा, वो बोलोगे इसको हाइड्रोजन कैंसिल करेगा, नहीं। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत फर्क होगा 1-2 पॉइंट का। तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि ये बॉन्ड नॉन पोलर है, इसमें तो पोलैरिटी है ही नहीं, तो उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो उसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा ज़्यादा है। अब इधर आ जाओ, एक डाइपोल यहाँ लग रहा है, एक डाइपोल यहाँ लग रहा है, भाई सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऐड होंगे, इनका रिजल्टेंट यहाँ जाएगा, ये ऐड हो गया यहाँ, और इनको कैंसिल करने वाला कोई है नहीं। तो इसमें 2 की वजह से डाइपोल लग रहा है, इसमें 1 की वजह से, और इसमें तो किसी की वजह से लग ही नहीं रहा, 0 है। यानी कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है इसका, फिर इसका, फिर इसका। आप समझ ही गए मेरी बात। तो डाइपोल मोमेंट इसका सबसे ज़्यादा, इसका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8।
अब मैं यहीं कर देती हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह बचा लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। सॉरी थोड़ा सा राइटिंग इतनी बढ़िया नहीं लिख रही हूँ, उसका रीज़न है कि अगर बढ़िया राइटिंग लिखूँगी तो फिर आपको बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और मेरा कोई मकसद नहीं है आपका टाइम वेस्ट करने का, एक एक पल कीमती है, ठीक है। इसीलिए जो है सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक केस इन, आई थिंक एनसीआरटी का क्वेश्चन है, शायद मेरे को लग रहा है, देख लेना। इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, मैंने बनाया तो इंपॉर्टेंट तो है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक केसीएन विद अल्काइल नाइट्राइल बट व्हाटएवर, कहने का मतलब ये है कि जब आप RX की रिएक्शन करते हैं KCN के साथ तो आपको मिलता है नाइट्राइल, नाइट्राइल इनको बोलते हैं CN को, मगर जब आप AgCN के साथ करते हैं तो आपको आइसोनाइट्राइल मिलता है। जैसे अगर आप RX की रिएक्शन कर रहे हैं AgCN के साथ तो आपको RNC मिलता है, RNC को बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। क्यों? देखिए सवाल यहाँ पे इस बात का आ रहा है कि ये जो AgCN और KCN है ये क्या है। तो देखो KCN एक आयनिक कंपाउंड होता है, सही है। अब ये जैसे ही जाता है, जैसे ये सोल्यूशन के अंदर जाएगा KCN आयोनाइज हो जाएगा K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। अब CN नेगेटिव एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, कहीं से भी अटैक कर सकता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसकी एक से ज़्यादा अटैकिंग साइट होती है, कहीं एक से ज़्यादा अटैकिंग साइट है तो कहीं से भी अटैक कर सकता है, कार्बन या नाइट्रोजन से, ठीक है। पर अटैक ये कार्बन से करता है, मतलब कार्बन वाली साइड अटैक करती है। क्यों कार्बन अटैक करता है? उसका रीज़न ये है कि जब कार्बन अटैक करेगा तो CC बॉन्ड बनेगा, मतलब जैसे मान लीजिए CH3 है, ठीक है, और CC एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर कार्बन अटैक करता है तो इस कार्बन और इस कार्बन, R के पास कार्बन होता है ना, तो कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और अगर आप नाइट्रोजन अटैक करता तो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए बॉन्ड कार्बन बनाता है और आपको RCN मिलता है। AgCN में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है। बेचारा हमारा जो AgCN का कार्बन है वो वेला नहीं है, लाइक वो फ्री नहीं है, ओनली नाइट्रोजन इज अवेलेबल फॉर अटैक, इसीलिए अटैक नाइट्रोजन करता है और इसीलिए नाइट्रोजन ही बॉन्ड बनाता है, नॉट आयनाइज। ये आयनाइज तो होगा नहीं, इसीलिए बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन बनाता है क्योंकि कार्बन फ्री नहीं है, वो आयन नहीं बना यहाँ पर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, वाई रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बेसिकली क्या होते हैं जिसमें दो इनहेंशियोमर्स होते हैं भाई, ठीक है। इनहेंशियोमर्स आप समझते ही हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं किसी एंगल से, ठीक है। अब देखो दो इनहेंशियोमर हैं, मान लीजिए एक A और एक A डैश है, ये इक्विमोलर होने चाहिए, इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ टू इनहेंशियोमर्स, ये होता है रेसिमिक मिक्सचर। मतलब इसमें दो टाइप के इनहेंशियोमर्स होंगे और बराबर मात्रा में होंगे, जैसे A है और साथ में A डैश है, तो ये दो इनहेंशियोमर्स हो गए। अब इनहेंशियोमर की खास बात क्या है? इनहेंशियोमर की खास बात होती है क्योंकि शक्ल सेम ही होती है ऑलमोस्ट, मतलब वो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजर मिरर इमेज होते हैं वैसे तो, बट आप इतना समझ लीजिए अभी कि इनमें खास बात ये है कि एक लाइट को अगर राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है तो दूसरा लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, मतलब अपोजिट काम करता है वो और सेम एंगल से करता है। तो मान लीजिए कि ये 10 डिग्री राइट रोटेट कर रहा है तो ये 10 डिग्री लेफ्ट करेगा। तो होता क्या है कि एक टाइप का वन टाइप ऑफ इनहेंशियोमर जो रोटेशन क्रिएट करता है उसको दूसरा वाला इनहेंशियोमर कैंसिल कर देता है, क्योंकि भैया तू 10 डिग्री राइट पे करेगा तो हम 10 डिग्री लेफ्ट में करेंगे, हम अपोजिट करेंगे जैसे काम, है ना। तो एक मॉलिक्यूल से जो रोटेशन आती है, लाइट रोटेट होती है, उसको दूसरा मॉलिक्यूल कैंसिल कर देता है। अब भैया आप उसका इफेक्ट कैंसिल कर रहा है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कहाँ रोटेट होगा, ओवरऑल लाइट कहाँ रोटेट होगी? कहीं भी नहीं होगी। आप ऐसा समझिए कि लाइट है सीधी चल रही है, एक ने 10 डिग्री राइट पे किया रोटेट, अब मुझे नहीं पता राइट है कि लेफ्ट है पर वट ठीक है, एक ने 10 डिग्री राइट पे किया रोटेट, दूसरे ने 10 डिग्री लेफ्ट पे कर दिया, अभी हो गया ना सीधा, यानी कि ओवरऑल इनएक्टिव हो जाएगा। तो अंग्रेजी में बोले the racemic mixture is optically inactive because the rotation caused by one type of enantiomer is exactly cancelled by the other type of enantiomer. Hence, there is no optical rotation overall. Hence, the molecule is optically inactive. Next question we have is question number 10. Why Grignard reagent are prepared under anhydrous condition? Grignard reagent anhydrous condition में क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं? देखिए ऐसा है, Grignard reagent ना बड़े रिएक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, हाईली रिएक्टिव है ये,
क्यों है ये हाईली रिएक्टिव? भाई सिंपल सी बात है कि ये पोलर बहुत है। अगर आप नोटिस करो तो हेलोजन पे नेगेटिव आता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आता है, कार्बन पे नेगेटिव आ जाता है। तो हाईली रिएक्टिव बिकॉज हाईली पोलर। इतने पोलर होने की वजह से ये वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, इसीलिए इनको वाटर के साथ कभी नहीं रखते, बड़े तबाही मचा देते हैं ये, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखें वाटर के साथ, वाटर होता है HOH अगर आपको पता हो तो, ठीक है। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। भाई सिंपल सी बात है, पहले तो पोलैरिटी ले आए। पहला मंत्र पोलैरिटी, दूसरा अटैक, मैंने पहले ही बताया होगा। तो माइनस किस पे अटैक करेगा? प्लस पे, और ये माइनस किस पे अटैक करेगा? प्लस पे। यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, ड्राइथर के साथ ही रिएक्शन। चलो अभी तो रहने दो। R किसके साथ जाएगा? H के साथ और बनेगा अल्केन। और MgX किसके साथ जाएगा? OH के साथ। तो MgX और OH द थिंग इज कि वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं और उसका भी अल्केन बना देते हैं, तो इसलिए इनको एनहाइड्रस कंडीशन में रखते हैं। एनहाइड्रस मतलब पानी जहाँ ना हो, ठीक है ना। इसी के साथ आपके आज के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। दिस इज अ पार्ट ए ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलोरीन सीरीज, जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कवर कर रही हूँ। दूसरे पार्ट में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आपको पेपर में दिख ही जाएगा, पक्का दिखेगा, ठीक है। तो भाई अच्छे से कर लेना और इनको साथ साथ नोट्स बना के याद भी कर लेना, ठीक है। इतना कर लो बहुत है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगले लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।